हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर अपना कर चुके हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएँ स्टार्ट किया था जाके, तो उसी चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज हम लोग कुछ और संख्याएं पढ़ेंगे जाके, और ये जो लेक्चर है जाके इस लेक्चर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हम आगे भी लेक्चर करेंगे जाके, ठीक है, तो अगर आपने आज का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आगे के सवाल जो आगे लेक्चरों में होंगे वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम लोग पहले भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा, ठीक है ना, सॉरी, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा मतलब अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे कि 4 हो गया जाके, ठीक है, अब ये हमारा 4 किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा। ये स्वयं से तो हर संख्या कटती है और एक से भी हर संख्या कटती है। ठीक है ना, और भी ये किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। तो 4 हमारी क्या है? 4 हमारी एक भाज्य संख्या है जाके। ठीक, हम लोग 6 ले सकते हैं, हम लोग 8 ले सकते हैं, हम लोग 12 ले सकते हैं, हम लोग 10 ले सकते हैं। ठीक है ना, अब ये ऐसी संख्याएं हैं, देखो हर संख्या जो होती है वो स्वयं और एक से तो डिवाइड होती ही है। पहली बात तो ये आप दिमाग में रख लो। ठीक है, और भी अगर कोई संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी होती है भाज्य संख्या होती है, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया 4, ठीक है ना, तो 4 हमारा एक से भी कटेगा। ठीक, एक से काटेंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा? ठीक, 4 बार कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग 4 को ले, 4 को एक से भी कट रहा है, ये 4 से भी कटेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कोई संख्या स्वयं से तो कटती ही है और एक से तो कटती ही है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग 4 को 2 से भी तो काट सकते हैं ना, 2 दूनी 4, ठीक, तो 2 आ जाएगा। तो अब देखो वो एक और स्वयं से तो कट ही रही है और भी कट रही है, किससे? 2 से कट रही है। तो इसीलिए ये क्या है? 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ऐसे हम लोग 6 को ले ले, 6 हमारा क्या है? एक से तो कटेगा ही। ठीक, हम लोग इस 6 को किससे काट सकते हैं? मतलब 6 से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये 6 से तो एक से भी विभाजित होगा, 6 से भी। तो हर संख्या एक और स्वयं से तो विभाजित होती ही है। ठीक है ना, अगर वो किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हो रही है तो हम उसको कहेंगे जाके कि ये भाज्य संख्या है। जैसे कि अब ये 6 हमारा जो है ये 2 से भी कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6, देखो विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस 6 को 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, 3 दूनी 6। ठीक, तो अगर कोई संख्या स्वयं और एक से पूरी पूरी विभाजित हो रही है कि या स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे 12 को देख लो, 12 हमारा किससे किससे कटेगा? एक तो ये एक से कटेगा, ठीक है ना, ये 12 से भी कटेगा, ठीक है ना, ये 6 से भी कटेगा, ठीक है, ये 3 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 12 देखो कितनी संख्याओं से कट रहा है? स्वयं और एक के अलावा भी कितनी संख्याओं से कट रहा है? 4 और संख्याओं से कट रहा है। तो 12 हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम लोग 10 को ले ले तो 10 को देखो, ठीक, ये एक से तो कटेगा ही, 10 से भी कटेगा, ठीक है ना, और ये 2 से भी कटेगा 10, और ये 5 से भी विभाजित होता है। ठीक, तो आप लोग समझ में आ गया ना कि मतलब जो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है जाके। तो ये सारी संख्या हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा जाके। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अगली टाइप का नंबर पढ़ेंगे जाके अभाज्य संख्या है। देखो ये याद रखना जाके कि जो हर संख्या, ठीक है ना, देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए, मतलब दिखाइए कि क्या ये भाज्य संख्या है। ठीक, तो हम लोग उसके क्या गुणनखंड निकाल लेंगे।
अगर वो संख्या उसके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा और भी कुछ आ जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जाके अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, बाद में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है ना, देखो जो संख्या, ठीक है ना, स्वयं तथा एक के अलावा, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या थी कि जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो भाज्य संख्या थी। लेकिन इसी का उल्टा है अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, या हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफिनीशन इसकी ये भी बना सकते हैं कि जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है ना, एक डिफिनीशन हम लोग अथवा में और कर लेंगे जाके। ठीक है ना, कि जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक, वो संख्या हमारी क्या होती है जाके, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, तो ये अथवा वाली भी डिफिनीशन याद रखना कि जिन संख्याओं के केवल और केवल, जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हो वो संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो अभाज्य संख्या के एग्जांपल हम लोग देखेंगे जाके, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है ना, अगर हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग बस यही लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। देखो केवल इसके हमने हम दो ही तो इसके फैक्टर बन रहे हैं ना। ऐसे हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। ठीक, ऐसे हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। 7 को ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। ठीक है, ऐसे 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 1। ऐसे हम लोग 13 को 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि जिस भी संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं वो संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जाके। ठीक है ना, देखो डिफिनीशन आप लोग याद रखना जाके। ठीक है ना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जाके, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा जाके, ठीक, तो वहाँ को आप लोगों को डिफिनीशन मतलब कि जरूरी है जाके। ठीक है ना, अगर डिफिनीशन याद रहेगी तो आप चीज़ों को ढूंढ पाओगे जाके। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया ना कि मतलब कि अभाज्य संख्या हमारे प्राइम नंबर से क्या होती है। ठीक है ना, अब हम लोग इस पे एक बेस एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो जैसा कि इसी पे बेस एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपी बोर्ड 2024 में। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, अब हमको ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी हमको क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है ना, तो ये हमको ऑप्शन दिए। अब उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो आप लोग डिफिनीशन पढ़िए ना। देखो अगर हम लोग जीरो के हम लोग क्या फैक्टर बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसके हम लोग क्या, देखो 0 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है ना, अभी मैंने आप लोग बताया था हम लोग इसको क्या फैक्टर लिख सकते हैं 2। ठीक है ना, 2 इंटू 1 ही तो हम लोग इसका फैक्टर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1। ठीक है ना, अभी मैंने आप लोग बताया था कि ऐसी, अब हम लोग देखो एक को भी हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक को हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 1। ठीक है ना, तो इसमें देखो दो अलग अलग कहाँ बनने गुणनखंड, ये तो एक ही हो गया जाके। ठीक, तो इसी अब इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे जाके तो क्या हो जाएगा जाके, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, और इंटू 1। देखो इसमें कितने सारे इसके फैक्टर आ गए जाके। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब देखो इसमें केवल इसके कितने फैक्टर, केवल सी ही है जिसके 2 केवल गुणनखंड है जाके। ठीक, और मैंने आप लोग बताया था कि जो 2 होती है, ठीक, या आप लोग ये कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं के अलावा या एक के अलावा किसी से विभाजित ना वो हमारी क्या होती है जाके, वो हमारी होती है अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जाके, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे जाके सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। देखो सह अभाज्य संख्या कह रहे हैं कि जिन दो संख्याओं का मासा क्या होता है, एक होता है। कह रहे हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, बोल रहा है कि जिन दो संख्याओं का HCF क्या हो, एक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं जाके, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि मान लिया 2 को ले सकते हैं और हमने 11 ले लिया, ठीक। तो 2 और 11 हमारी क्या है, 2 और 11 हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इनका HCF कितना है, इनका HCF 1 है जाके, ठीक। तो ऐसी दो संख्या, देखो आप डिफिनीशन को देखो कि ऐसी दो संख्या, ठीक है ना, जिनका HCF कितना होता है, जिनका HCF कितना होता है, ठीक, जिनका HCF 1 होता है, वो संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है, या हम लोग उनको क्या कहते हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स कहते हैं जाके, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देखो 9 और 25, 9 और 25 क्या हो जाएंगी, ये हमारी सहभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF, अगर हम लोग इनका HCF लेंगे, HCF कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बस आप देखो ये जो सहभाज्य संख्याएं हैं, अगर अभी देखो आपको अगर HCF निकालना नहीं पता है, अभी हम लोग HCF पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, तब आपको ये सहभाज्य संख्या जो होगी जाके ज़्यादा समझ में आएगी जाके, ठीक है। अब हम लोग देखें जैसे कि 11 × 24, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे देखें HCF, इसमें देखो कोई किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब इनका HCF 1 होगा, ठीक। ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7,13, ये भी हमारी क्या होंगी, इनका भी HCF कितना होगा जाके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या होगा, 1। कह सकते हैं कि जिनमें कॉमन क्या हो, सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक, वो हमारे होते हैं सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 0,1, ठीक है ना, तो इनका भी HCF कितना हो जाएगा, ठीक, इनका भी HCF हो जाएगा 1। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स। तो समझ में आ गया ना कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो ये जो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, इस पे एक सवाल है, ठीक है ना, ये हम लोग कह सकते हैं कि वही सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। देखो सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सवाल आया है, ठीक। बाकी आप लोग कोई भी सवाल आएगा इसके बाद आप एग्जाम में कर लेंगे, क्योंकि सवाल भी बिल्कुल छोटा सा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे इस पे सवाल पूछा जाता है सहभाज्य संख्याओं पे। जैसे कह रहे हैं कि लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। अब देखो इसने क्या पूछा, ठीक। अच्छा देखो पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, हम लोगों ने जो अभाज्य संख्या पढ़ी थी, उस पे बेस हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे जाके। उस पे बेस देखो कैसे क्वेश्चन है। देखो जैसे हमको क्वेश्चन दिया है कि लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का मासा होगा, तो अभाज्य संख्या में मैंने आप लोग क्या पढ़ा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो जिन दो संख्याओं का मासा कितना हो, 1 हो। तो लगातार 2 संख्याओं का मासा कितना होगा जाके, 1 ही तो आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को क्या क्या दिए हैं, 0, 2, 0, -1 और 1। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा -1 दिया है, ठीक। और क्या कह रहे हैं कि लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। देखो उसने डिफिनीशन पर ही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। और डिफिनीशन में क्या लिखा था कि ऐसी 2 संख्या है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्या करें, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे जाके, ठीक। ये नहीं कि हम लोग बस एक एक क्वेश्चन करेंगे जाके, ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस ना। तो बात करेंगे हम लोग अब जैसे हम लोग सहभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अब उस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है ना। अब देखो हमको युग्म क्या दिया है,
ऑप्शन नंबर ए हमको क्या दिया है, ठीक, 14,35, और ऑप्शन नंबर बी हमको कितना दिया है, 18,25, और ऑप्शन नंबर सी हमको कितना दिया है, 31,93, और ऑप्शन नंबर डी हमको कितना दिया है, 32,62। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो हमने क्या किया, इस सहभाज्य संख्याओं की जब हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी कि ऐसी दो संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे इनका HCF 14 और 15 में देखें क्या कॉमन है, इनमें पहली बात तो 7 कॉमन है, तो इनका HCF कितना हो गया, जाके 7 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 18-25 में देखें कुछ कॉमन मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 31-93 का HCF तो 31 हो जाएगा ना, 31-93 का इसका HCF कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, अब इनका HCF देख लो। ठीक, पहली बात तो इनमें 2 ही कॉमन हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो इनमें 2 ही कॉमन है। ठीक, तो ये क्या हो गई जाके, ये हमारी, ये ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, हमारा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो हम लोग बात करेंगे जाके अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे जाके कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनफल की डिफिनीशन क्या करे कि मतलब कि संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनफल में लिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो मतलब लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना, तो डिफिनीशन क्या है कि संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे जाके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो, जैसे हमने मान लिया कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 10। ठीक है ना, अब इसके अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5। ठीक है ना, तो देखो 2 और 5 हमारी क्या है, 2 और 5 हमारी अभाज्य संख्या है ना। तो कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लिया कि 12 है, एक चीज ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से समझना कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे ना, ऐसे आप बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले ही कर लेंगे जाके। ठीक, अगर आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में करेंगे जाके, तो जो मैं चीज बता रहा हूं ऐसे आप क्वेश्चन को मात्र 10-20 सेकंड में कर लेंगे जाके। ठीक, ऐसे आप क्वेश्चन को कहो 1 या 2 मिनट में कर दो, 2 मिनट से कम टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं जाके, और एमसीक्यू के सवालों में जरूरी नहीं कि आपने किस विधि से सवाल को किया है। ठीक है ना, कितना टाइम लगा के सवाल को किया है। ठीक है ना, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब कह दो कि ये सर अभाज्य गुणनखंड हो गया 12 की, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 तो हमारा एक अभाज्य संख्या है, 2 तो हमारा अभाज्य है, लेकिन 6 हमारा क्या है, 6 तो हमारा भाज्य है ना। ठीक, तो ये अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 12 को ऐसे ही फैक्टरों में तोड़ना है कि वो सारे अभाज्य मतलब कि नंबर हों। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ये हो गया जाके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 2 ये भी अभाज्य है, ठीक है ना, और ये भी अभाज्य है। तो कहने का मतलब कोई भी
संख्या के अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो भी हम लोग वहाँ पे फैक्टर लिखे वो सारे अभाज्य नंबर ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे कि जो हमारा 2 है कितनी बार आया है, 2 देखो 2 बार आया है ना, तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 लिख देंगे, पावर में लिख देंगे इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने 18 को लिखा कि आप कह दो सर 2 × 9, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये 2 × 9 थोड़ी अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 तो यहाँ पे अभाज्य है, जो 2 नंबर है ये तो हमारा अभाज्य है, ठीक है, लेकिन 9 तो हमारा भाज्य है ना, तो 9 तो हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। तो हम लोग 9 को भी क्या लिखेंगे, 9 को भी अभाज्य में तोड़ो कि 3 × 3, तो कहने का मतलब 2 × 3 2 बार है, 3 की पावर 2 कर दो, ठीक। अब ये हो गया जाके अभाज्य गुणनखंड, अब ये हमारे क्या हो गए जाके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे जाके तो आप ऑप्शन को देखना कि जो भी ऑप्शन है, ठीक है ना, उसमें सारे गुणनखंड जो है अभाज्य नंबर ही होने चाहिए, ठीक, वही हमारा आंसर होगा। और उसका मल्टीपल करने पे, जैसे 12 का पूछ रहा है तो 12 आना चाहिए, 10 का उसने पूछ दिया तो 10 आना चाहिए, 18 का पूछ रहा है तो मल्टीपल करने पे 18 आना चाहिए, बस हम लोग आंसर को टिक कर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को ध्यान से समझिए। जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, अच्छे से क्लास ले रहा है, अभी अच्छे से उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, वही एग्जाम में क्वेश्चन को, जो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा MCQ का, उसको वो 15-20 सेकेंड में कर पाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, फिर जब मैं वहाँ पे ट्रिक बताऊंगा जाके कि कैसे चीज़ों को करना है, फिर वो वहाँ पे क्वेश्चन को नहीं समझ में उसको आएगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी आप लोग ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे जाके, हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ में आया ना कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक। हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, देखो निकालते कैसे है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो हम देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे जाके, ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक, पहले अभाज्य गुणनखंड थोड़ा समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो अभाज्य गुणनखंड से पहले हम लोग पढ़ेंगे जाके विभाज्यता पढ़ लेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे जाके, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे जाके, विभाज्यता, ठीक है ना। हम लोग बस 3 चीज़ों की विभाज्यता पढ़ेंगे, एक तो 2 की पढ़ लेंगे, एक 3 की पढ़ लेंगे, एक 5 की, इन 3 नंबर की हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे बस, ठीक। क्योंकि आपको देखते ही संख्या क्या है, जितनी बड़ी हो आपको देखते ही संख्या पता चल जाए कि इसको मैं 2 से काटना है, इसको मैं 3 से काटना है, इसको मैं 5 से काटना है, ठीक है ना। और अभाज्य नंबर से ही आपको काटना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले डिविजिबिलिटी किसकी पढ़ेंगे जाके, 2 से विभाज्यता। देखो 2 से विभाज्यता, ठीक है ना, क्या कह रहा है, 2 से विभाज्यता बोल रहा है कि देखो ये डिविजिबिलिटी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये मान लो एक कोई संख्या आ गई जाके, ठीक, अब आपको इसको किससे काटना है, आप ये सोचो ना कि ये किससे कटेगी, ठीक है ना। तो इसको मान लो आप जैसे 2 से, जैसे मान लो 18 अगर है तो आप जान जाते हो ना कि 18 2 से कटता है, तो आपने काट दिया 9 बार। आप जानते हो कि 9 3 से कटता है, 3 बार काट दिया। ये तो मान लो कोई छोटी छोटी संख्या है, ठीक है ना। अभी मान लो ये कोई बड़ी संख्या आ जाए, ठीक, ये, अब आप कैसे जानोगे कि कितने से कटेगा, तो वो हम लोग चीज़ें पढ़ लेंगे जाके डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या आप देख के पता होगा तो कि इसको इतने से काटना है, ठीक है ना। अब देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता। देखो यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है ना, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है, हमारी 2 से विभाज्य होती है, ठीक। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, दिख रहा है ना ऊपर लिखा है ना, ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो या फिर अंतिम अंक हमारा क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी जाके, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमने मान लिया कि अब चाहे जितनी बड़ी संख्या आप ले लो,
ठीक, ये हमने मान लिया। अब आप देखो कि इसका अंतिम अंक क्या है, 6 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 6, और 6 हमारा 2 से कट जाता है, मतलब 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्या हमारी है, ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। इसको भी हम लोग 2 से काटने लगेंगे, ठीक है ना। अब मान लिया कि कोई संख्या ऐसी है, मान लो ऐसे, ठीक, 180। अब देखो इसका अंक कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, इसका अंतिम अंक कितना है, 0 है। या तो उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, या 0 होगा, फिर भी वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी जाके, ठीक है ना। 0 है तो ये भी, ये देखो अंतिम अंक इसका कितना है, 0 है, ठीक। तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी जाके, ठीक है ना। तो यही मैं बोल रहा हूं कि 2 से विभाज्यता याद रखना कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, या अंतिम अंक हमारा 0, तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये हो, इन पांचों में से कोई हो, ठीक, तो यही तो हमारे सम अंक होते हैं ना, तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। ये क्या होगी, ये हमारी 2 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई, 2 से विभाज्यता हो गई जाके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जाके ऐसे अगली डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, विभाज्यता पढ़ेंगे, 3 से विभाज्यता। अब देखो 3 की विभाज्यता क्या बोल रहा है, देखो 3 से विभाज्यता बोल रहा है कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है, ठीक। देखो जैसे हमने ये मान लिया कि आपको अगर दे दे 12, ठीक, पहली बात तो ये इतना छोटा नंबर है कि आपको पता है कि 3 से, पहली बात तो ये 2 से कटेगा, पहले तो हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार गया। ये छोटे छोटे नंबर तो हमें पता है ना, ठीक। अब मान लो कि वो संख्या कितनी है जाके, 36 है, ठीक है ना। अब देखो 36 है तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, ठीक है, 36 है तो पहले ये तो पता है ना कि इसका लास्ट अंक 2 है, तो हम लोग उसको 2 से काटने लगते हैं, 2 1 कम 2, ठीक। फिर 1 यहाँ बचेगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ 16 हो जाएगा। ये यहाँ पे जैसे 2 1 कम 2, 1 जो बचा ना, तो वो 1 यहाँ आ जाता, मतलब यहाँ पे 16 हम लोग मान लेते हैं, ठीक। फिर 2 से 16 को काटेंगे, 8 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम लोग इसको काटेंगे, पता है ना कि 18 2 से तो कटता ही है, ठीक। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं ना कि आप बस अभी छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट अंक क्या है, सम है, मतलब कि 8 है, लास्ट अंक 2 से कटेगा ना, तो ये संख्या 18 भी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार। अब देखो ये इतना छोटा अंक 9 है कि हमें पता है ये 3 से ही कटेगा, तो हमने इसको खटाक से 3 से काट दिया, फिर 3 है 3 से काट दिया, ठीक। लेकिन आप मान लो कोई हमको बड़ी संख्या, देखो ये छोटी सी संख्या है तो हमको पता है 3 से कटती है, ठीक। मान लो कोई बड़ी संख्या अगर हम ले ले, बड़ी संख्या मान लो 3 2 7, ठीक। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे कि ये 327 जो है हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग इसको डिवाइड करने चलेंगे, विभाजित करने चलेंगे, तो लास्ट में देखेंगे कि कोई भी सम अंक नहीं है, मतलब कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब हम लोग 2 के आगे किससे पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या में ही तो देख जाएंगे ना, तो 2 के आगे हम लोग 3 से काटेंगे इसको, ठीक। तो जब हम लोग इसको 3 से काटने जाएंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, क्या काट काट के देखोगे क्या कि 3 1 कम 3, 3 9 27, हाँ कट गया पूरा, काट काट के नहीं देखना, ऐसे देखना है। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग या अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे 327 है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग का मतलब है कि 3 + 2 + 7, अभी कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 12, 12 आ गया, अंकों का योग कितना आ गया, 12, और 12 हमारा 3 से कटता है, ठीक। तो ये संख्या भी हमारी 3 से कटेगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेनी है, ठीक। 1 और 5 की और हम पढ़ेंगे, बस उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई ना कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है,
तो वो संख्या भी 3 से हमारी डिवाइड होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 एकम 3, ठीक, और देखो 3 एकम 3, अब 27 2 अंक ले रहे हैं ना, पहले 0 लगा देंगे। जब हम लोग आगे 2 अंक लेते हैं, पहले बार छोड़ के शुरू में 2 अंक ले सकते हो, अगर हम लोग आगे 2 अंक लेते हैं तो हम लोग 0 लगाते हैं, 3 27, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बता रहा हूं जाके, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, तो ये होती है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि 3 की विभाज्यता। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे जाके। अब मान लो कि एक संख्या हमारी ये है 5 1 2, ठीक है ना, 5 1 2 6 और 1, ठीक। अब देखो कि ये, अगर मान लो हमको ये पता करना है कि ये देखो 2 से तो कट नहीं रहा है, ठीक। अब ये 2 के बाद देखो, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग अभाज्य नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 के आगे हम लोग अभाज्य संख्या 3 से पे ही तो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, क्या आप इसको काट काट के चेक करोगे, हैं, क्या इसको काट काट के चेक करोगे क्या, कि 3 एकम 3, ठीक, बचा जाके 2, ठीक, यहाँ 21 3 7 21, अब 26 3 8 24, तो काट काट के थोड़ी चेक करना कि 3 से कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, 5 + 1 + 2 + 6 + 1, ठीक, कितना आ जाएगा, 5 1 6 2 8 6 14 15। अब 15 तो हमें छोटा अंक हो गया ना, ये तो पता है ना कि 15 3 से विभाज्य होता है, ठीक, 15 3 की पारम आता है, मतलब ये। अब जब 15 3 से विभाज्य होता है, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। ये है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा आगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 अंक लेंगे, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, ठीक। तो ये हमारा हो गया जाके, ठीक। तो ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि 3 से हम लोग कैसे देखते, कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई जाके 3 की विभाज्यता। अभी हमको अभाज्य गुणनखंड से नहीं मतलब, अभी हमको मतलब है विभाज्यता से केवल, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग अब अपनी अगली डिविजिबिलिटी रूल, अगली विभाज्यता 5 की विभाज्यता, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे विभाज्यता, ठीक है ना। देखो कह रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक, 0 अथवा 5 हो, तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक क्या है, 0 है या 5 है, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी जाके, ठीक। जैसे देख लो, अब देखो 10 तो हमें पता है कि 5 से कटता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको 5 से काट देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ देखो लास्ट में 0 है, इसीलिए कट रहा है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या हमारी हमेशा 5 से विभाज्य होती है, लास्ट डिजिट, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि 150, इसका अंतिम अंक देखो क्या है, 0 है, मतलब कि हमारी संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब मान लिया कि जैसे 185, ठीक, पता है कि ये संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो यही होती है 5 की विभाज्यता, ठीक। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ठीक, और लास्ट अगर डिजिट हमारा 0 या 5 है तो हमारी 5 से कटेगी। लेकिन हम लोग 5 के पहले 3 की भी विभाज्यता चेक करते हैं, जब 3 की नहीं मिलती है तब हम लोग 5 पे आते हैं, ठीक है ना। कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, आप चाहे ये ले लो 29760, ठीक, ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 है। ये क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये कुछ विभाज्यता हो गई जाके। और हाई स्कूल में इतने बड़े सवाल नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी विभाज्यता मिले जाके, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग केवल और केवल 3 2 3 5 की विभाज्यता पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो ये कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, विधिवत क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा, और फिर हम लोग बात करेंगे जाके
कि जो 2 मिनट का क्वेश्चन है उसको हम लोग 10 सेकंड में कैसे करते हैं, 20 सेकंड में कैसे करते हैं। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक वाइज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिक आपको तभी समझ में आएंगी जाके जब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता होगा जाके, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है ना। उसने क्या बोला है कि जो संख्या है 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो 140 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग बताएंगे कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको किससे काटेंगे, हमेशा 2 से काटेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं। देखो जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, ऐसे हमारी अभाज्य संख्या होती है, और भी होती है, ठीक है ना। आगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बोली थी, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो, ठीक है ना, या 0 हो, या कह सकते हैं कि सम संख्या हो, तो इसका अंतिम अंक देखो क्या है, 0 है, ठीक। ये हम कह सकते हैं ये तो 0 एक सम संख्या है, तो ये हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो हम लोग इसको पहले 2 से काटेंगे, ठीक। अब एक अंक नहीं कटेगा, देखो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि कुछ लोग बड़ी संख्या काटने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। पहले हम लोग एक अंक लेंगे, नहीं कटेगा, फिर 2 अंक ले लेंगे, 14, तो 7 बार कट गया। अब 0 बचा, 0 लिख दो ऐसे। अभी भी इसको हम लोग 2 से ही काटेंगे, क्योंकि फिर से इसका इस 70 का भी लास्ट अंक 0 है, तो ये 2 से कटेगा, ठीक। 7 को काटा, 2 3 6, 1 बच गया। जो बचता है वो आगे वाले अंक के पहले आ जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है। तो देखो 10 आ गया, ठीक है ना। अगर 2 बचता तो 20 हो जाता, तो यहाँ, लेकिन वहाँ लिखते नहीं, बस मन में ही मान लो कि यहाँ 10 होगा। 10 को 2 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंची 10। अब देखो, अब हम लोग लास्ट डिजिट क्या है इसका, लास्ट अंक क्या है, देखो आप चीज़ों को पहले समझो। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत फास्ट वे में ये चीज़ें, मतलब कि मायने में करते हैं कि ये 2 से कट रहा है, लास्ट डिजिट है, वो मन में ही कर लेते हैं। अब लास्ट अंक इसका सम नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 के आगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये नहीं कि हम लोग 3 से काट काट के देखेंगे, ठीक। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया कि अंकों का योग देखो, 5 3 8, 8 3 से कटता ही नहीं। यहाँ अंकों का योग कितना, 5 3 8 होगा, 8 तो हमारा 3 से कटता नहीं, तो आप क्यों 3 से यहाँ काट रहे हो। तो यही तो मैंने बताया है ना कि आपको काट के नहीं देखना है, जो डिविजिबिलिटी विभाज्यता नियम बता दिया उसको लगाओ आप, ठीक। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। 8 तो हमारा 3 से कटेगा ही नहीं, तो हम लोग 3 के आगे बढ़ेंगे 5 की तरफ, ठीक। और 5 की भाज्यता क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 0 या 5 है तो हमारी संख्या 5 से डिवाइड होती है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो अब इसका अंक 5 है लास्ट अंक, तो ये संख्या 5 से मतलब कट जाएगी, काट लेंगे। 5 7 35, और इतना तो पता ही ना कि अब ये 7 हमारा 5 से नहीं कटेगा, ठीक। तो हम लोग 5 की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, 7 से चेक करेंगे तो 7 से ही कटेगा एक बार में, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक। तो कहने का मतलब है कि 2 की पावर 2, ठीक है, गुणे 5 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, 140 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन हमको दिए जाके ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये हम लोग देखेंगे, अभी ऑप्शन से नहीं करेंगे, बाद में चीज में आप लोग बताऊंगा। पहले तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड देखो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे जाके, ये हो गया जाके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। पहले हम लोग तरीका सीख लेंगे, बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको नहीं करना है ऐसे, बस आप चीजें सीख लो, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे करना हम लोग अभी उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इतना टाइम थोड़ी हम देंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, ऐसे रखो, फिर मिलाओ, तब उसका आंसर दो, ठीक है ना। बिल्कुल विधिवत करेंगे, मतलब बिल्कुल 10-20 सेकंड में करेंगे जाके, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, कह रहे कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक। तो हम लोग संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना।
देखो संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 156, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2, 3, 5 और 7। तो सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग 2 से चेक करेंगे तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, हाँ 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है, सम संख्या, तो ये 2 से कटेगा। अब हम लोग काटेंगे, एक नहीं कटेगा, 2 अंक ले लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यहाँ एक बचेगा तो यहाँ आगे लग जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 को 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार कट गया, ठीक है ना। अब क्या फिर इसको देखेंगे, फिर लास्ट अंक का संग है, लास्ट अंक फिर इसका सम है, तो मतलब क्या है कि ये संख्या हमारी फिर से 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब काटो इसको 2 से, 2 तिया 6, एक बचा, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब क्या इसको आप 2 से काटोगे, नहीं काटेंगे क्योंकि इसका लास्ट अंक अब तो विषम आ गया ना, विषम आ गया तो वो 2 से कहाँ कटता है। अब हम लोग 2 के आगे किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। अब हम लोग 3 से काट काट के थोड़ी चेक करेंगे, 3 की विभाज्यता बताई नहीं थी कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग कितना हो, मतलब कि संख्या किसी भी संख्या के अंकों का योग हमारा क्या हो, 3 से विभाजित हो, संख्या भी हमारी 3 से कटेगी, ठीक। तो अगर हम लोग 9 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 12। अब 12 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो मतलब इसको आप काटो भी 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये पता है कि 13 तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमारी अभाज्य संख्या से ही कटती है, ठीक है ना। तो एक बार कट गया, अभाज्य संख्या दिख जाए आप उसी से फिर काटो, कुछ भी नहीं चेक करना, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे जाके, 2 × 2 × 3 × 13। या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो जैसे यहाँ पे 2 हमारा 2 बार है तो हम लोग उसके ऊपर पावर 2 बना देंगे। अगर मान लो 2 5 बार रहता 2 की पावर 5 कर देते। अगर यहाँ 3 भी 3 बार हो 4 बार होता 3 की पावर 4 कर, 13 भी हमारा 5 बार होता 13 की पावर 5, जो जितनी बार आता है उसकी पावर उतनी कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें आप लोग ये देखना कि सारे नंबर हमारे अभाज्य ही होते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी, ये अलग प्राणी है, ठीक। सारे प्राणी जो होते हैं हमारे, ठीक, ये सारे मान लो प्राणी अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है ना। ये जो सारे प्राणी होते हैं, सारे प्राणी हमारे कैसे होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो जब हम लोग जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो वहां पे सारे प्राणी हमारे अभाज्य ही होने चाहिए, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा से अभाज्य गुणनखंड पूछिए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। अब उसने क्या पूछ दिया, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। संख्या हमारी कितनी है, 144 है। तो हम लोग पहले तो करेंगे तो यही ना, करेंगे यही कि संख्या 144 के हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे चेक करें, किससे कितने से काटना है, इसको तुरंत डिसाइड करो। सम है लास्ट अंक, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 को लेंगे नहीं कटेगा, 2 अंक लेंगे 1 और 7, 14 को काटेंगे तो 2 सत्ते 14, अब 4 आ गया, 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से काटो, कैसे इतनी जल्दी सर, मतलब आप जानना है कि 2 से कटेगा क्योंकि इनके लास्ट अंक देखो ना, लास्ट अंक क्या है, सम है, ठीक। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6, 7 को पहले काटेंगे ना, 2 3 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर अब इसको 2 से काटो, क्यों, क्योंकि फिर से देखो इसका लास्ट अंक सम है। 3 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, ठीक, 2 8 16, 18 आ गया। फिर इसको 2 से काटो, क्यों, क्योंकि फिर से इसका लास्ट अंक सम है, ठीक, 2 9 18। अब देखो 2 के बाद हम लोग किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 3 त्रिका 9, ठीक, 9 को काटा 3 बार में, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने होंगे जाके,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 है, इंटू 3 बार 2 बार 3 है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। देखो यहाँ पे 2 4 बार आया है, तो उसकी पावर भी हम लोगों ने 4 कर दी। यहाँ 3 2 बार आया तो 3 की पावर हमने 2 कर दी। अब हमसे उसने ये नहीं पूछा कि हमको अभाज्य गुणनखंड बताओ, उसने कहा था अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताना है। घात यहाँ कितनी है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 जो है, जो प्राणी 1 2 है, एक प्राणी 3 है, ठीक। तो प्राणी 2 की घात कितनी है 4, प्राणी 3 की घात कितनी है 2। तो इसका योगफल पूछा है हमसे, क्या पूछा है, घातों का योगफल, ठीक है। तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 + 2 बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ इसकी घात 4 है, इसकी घात यहाँ 2 है, तो घातों का योगफल कितना आ जाएगा, ये घातों का योगफल हमसे पूछ रहा था, 2 4 + 2 6। तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि घातों का योगफल कहो, घातों का आगे आपसे कहो गुणा पूछ दे, घातों का कहो अंतर पूछ दे, घातों का कहो घटा मतलब कि भाग पूछ दे, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले टाइप के सवालों की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टाइप के सवालों की। देखो अगले टाइप के सवाल, देखो जैसे आपको सवाल दे देगा और पूछेगा कि ये सिद्ध करो कि ये भाज्य क्यों है, ऐसे आपसे सवाल पूछेगा ना। जैसे कि अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल उसने ये बोला है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 5, ठीक है, इंटू 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। उसने ये पूछा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। और भाज्य संख्याओं की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई संख्या एक तथा स्वयं के अलावा, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। यही तो हमने डिफिनीशन पढ़ी थी ना, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 3, ठीक है ना, 3 × 5 इंटू 7 + 7, ठीक है ना। ये हमको सवाल दिया है, ठीक है ना। सवाल हमको क्या दिया कि 3 × 5 इंटू 7 + 7, ठीक है ना। देखो अब हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हमको पहली बात तो इसको ये है कि इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हमको इसके निकालने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप ये करो कि अगर हम लोग यहाँ से, देखो यहाँ प्लस लगा है और इधर की संख्या इंटू में इधर प्लस है, तो अगर हम लोग यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे 7 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 × 5 प्लस का 7 1 बचेगा ना, क्योंकि 7 यहाँ से हट गया, यहाँ से भी हट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7 इंटू ये कितना 3 × 15 और +1, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7 × 16, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अभाज्य मतलब भाज्य संख्या की परिभाषा, हम लोगों की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी, ठीक। हम लोगों ने भाज्य संख्या की जो डिफिनीशन पढ़ी थी, यदि कोई संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके फैक्टर देखें, ठीक है ना, इसके फैक्टर देखो क्या आ गए, संख्या हमारी कितनी थी, मान लो ये चीज थी, इसके फैक्टर क्या है, ठीक, दूसरे फैक्टर आ गए ना, एक और स्वयं वो संख्या थोड़ी है। इसके फैक्टर देखो 7 आ गया जाके, अब पता नहीं वो संख्या 7 है कि 16 है, पता नहीं क्या है। तो कहने का मतलब इसके जो फैक्टर है कुछ अलग अलग आ रहे हैं ना, ये थोड़ी मतलब एक और स्वयं वही है, ठीक। तो यहाँ पे ये संख्या क्या होगी जाके, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके फैक्टर स्वयं और एक के अलावा और भी कुछ आ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक, क्योंकि इसके
अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, हम लोग ये लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि, हाँ लिख लो, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य दो भाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, एक तो मान लो है ही, देखो 7 बार आएगा, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या वही तो होती है ना जिसके गुणनखंड क्या हो, मतलब कि अन्य दो अभाज्य कह लो, या अभी तो मान लो इसको हमने अभाज्य लिखा है, अन्य दो गुणनखंड है, ये कर लो। ठीक है ना, अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है ना, देखो हम लोग इसको भी तोड़ सकते हैं बस, लेकिन हमको यहीं से पता चल जाए कि एक के अलावा तो कुछ फैक्टर आ रहे हैं ना। ठीक, तो ऐसे हम लोग करेंगे जाके ये क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11, ठीक है ना, इंटू 13 + 13, और कह रहा है कि 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे दो सवाल है इस सवाल में। ठीक है ना, तो बस हमको ये दिखाना है कि उसको हम लोग फैक्टर कैसे भी दिखा दे कि उसमें फैक्टर जो है गुणनखंड है, उस संख्या को हम लोग एक के अतिरिक्त अन्य दो गुणनखंड बन रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, जाके हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि मान लो कि हमने पहले वाले को a मान लिया, a बराबर कितना दिया, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है ना, हमको ये संख्या दी है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या यहाँ से कॉमन कर सकते हैं कि हम लोग अगर 13 को कॉमन कर लें तो यहाँ कितना बचेगा, 7 × 11 प्लस का 1 बचेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13, ठीक है ना, और यहाँ पे 11 7 77 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा, 13 × 77 = 78। अब देखो जो भी ये संख्या आएगी, ठीक है ना, हमारी ये संख्या जो भी आएगी उससे हमको नहीं मतलब, बस इतना मतलब है कि जो भी संख्या आएगी उसके फैक्टर तो देखो एक और स्वयं के अलावा ये भी बन गए ना। ठीक है ना, इसके जो गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा ये भी बन गए। तो अगर भाज्य संख्याओं का डेफिनेशन क्या थे, अगर कोई भी संख्या एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। यही तो डेफिनेशन थी ना, तो इसीलिए मैंने कह रहा था आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इस संख्या के फैक्टर 13 × 78 बन गए, एक के अलावा और स्वयं के अलावा भी तो बन गए ना, तो इसीलिए तो भाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ से लिख देंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य, ठीक है ना, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि एक के अतिरिक्त, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक के अतिरिक्त, यहाँ से थोड़ा चेंज, क्योंकि एक के अतिरिक्त इसके अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 × 78 ये ना एक है, एक के अतिरिक्त भी तो आ रहा है ना, तो वही हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। बस आप लोग ये याद रखना, ये आप लोग लिखना है। ठीक है ना, अब इसी का हम लोग एक पार्ट 2 कर लेते हैं, इसमें दो चीजें थी। ठीक है ना, दूसरे को हम लोग b मान लेंगे जाके, वो क्या है, वो कह रहा है कि 7 6, देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। ठीक है ना, यही है ना। ठीक है, और वो क्या कह रहा है
कि इसको अब मान लो चेक कर। अब हम लोग देखो यहाँ से यहाँ देखो प्लस है और बाकी सब इंटू है, ठीक है। तो यहाँ में से और इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू 6, ठीक है, और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो 5 जब हम लोग इसका गुणा करेंगे कितना है, देखो 6 मतलब 7 छंग 42, ठीक है ना, और 42 चौको कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है ना। 42 चौको 168 और 168 में 3 दूनी 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 48 के 8 हासिल 4 6 36 4 40 जीरो हासिल 4, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 6 कम 6 4 10, ठीक है ना। तो कितना आ गया जाके 108, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 5 108 प्लस 1 आ जाएगा। इतने का मल्टीपल आप लोग कर लेना 108 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1008 है 1009, जब एक ऐड कर देंगे तो बोलो इस संख्या के हमने दो और भी फैक्टर एक के अलावा दिखा दिया 5 इंटू 1009, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक, क्योंकि एक के अतिरिक्त इसके एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड अन्य दो हैं, अभाज्य गुणनखंड अन्य दो हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा जाके, ठीक है, तो इसलिए क्या हो, ये एक भाज्य संख्या होगी। तो देखो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है ना, और आप लोग सिखाया गया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं और उस पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चन किए जो कि पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद हमने ये 2 टाइप के सवाल किए जाके, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अगले जो लेक्चर में पढ़ेंगे जाके, मतलब कि लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जाके कि एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जाके। देखो मैं ये जो बैच है पूरा 0 to हीरो बैच है और इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से मतलब कि ऊपर लेवल तक आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे लेवल तक कि आपको फिर मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो आराम से धीरे धीरे मैथ को पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। ये नहीं कि हम लोग 1-2 क्लास में 2-3 क्लास में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दे, ठीक है ना। चीज़ों को देखो आप जब चीज़ों को आसानी से करोगे, आराम करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि 95+ % करना चाहते हैं, ठीक है, 95+ ऐसे कुछ परसेंटेज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को मतलब बहुत ही बारीकी से चीज़ों को करना पड़ेगा जाके, तब चीज़ें आपकी थोड़ा अच्छे लेवल की हो पाएंगी, ठीक है ना। तो ये 0 to हीरो बैच इसमें आपको हर बच्चे को समझ में आएगा जाके, और ये आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 इसका किया है, ठीक है ना। तो जो आने वाला लेक्चर नंबर 3 होगा जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जो बच्चे इस लेक्चर में सबसे मतलब इस लेक्चर में डायरेक्ट आए हैं जाके, वो पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 देख ले जाके, तब उन लोगों को चीज़ें कंप्लीट पता चलेंगी जाके, ठीक है ना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी जाके, ठीक है ना। और इसकी जो एक प्ले लिस्ट है 0 to हीरो 2026 के नाम से यूपी बोर्ड, ठीक है ना, उसमें आप जाके इन सारी क्लासों को सीक्वेंस में मतलब कि आपको मिल जाएंगे जाके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जाके, ठीक है, और आपके जो दोस्त यार फ्रेंड है जाके उनको भी शेयर कर देना जाके, ठीक है ना, और बोलना जाके कि मतलब ये बैच अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, ठीक है ना, उसको जरूर शेयर करना, ठीक, कमज़ोर हो या पढ़ने में अच्छा हो, फिर भी हर चीज़ देखो हर बच्चे, अगर कोई बच्चा पढ़ने में नहीं भी कमज़ोर है उसके लिए तो मतलब बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ये है कि वो सोचता है मतलब ये सब चीज़ें हमको आती हैं, ठीक है ना, तो आपको भी उस लेवल की चीज़ें मिलेंगी जाके, लेकिन ये बैच ही है 0 to हीरो, तो पहले 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग ऐसे ऐसे स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा ना, ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, ये 20 क्वेश्चन आप 7-8 मिनट ज़्यादा लगेगा बस, ठीक। वरना आप जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे ना, ठीक, कर रहे हैं उस तरीके से आप उन्हीं 20 क्वेश्चनों को ही करने में
40-45 मिनट लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो हम लोग चीज़ें करेंगे जाके इसी तरीके से करेंगे कि 20 क्वेश्चन आपके 7-8 मिनट में हो जाएंगे जाके, ठीक। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं मैटर करता है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से किया, ठीक है, लेकिन वो जो कुछ तरीके हैं चीज़ों को कम टाइम में करने के, वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको ये सब बेसिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई वो चीज़ें बताता नहीं, लेकिन मैं वो चीज़ें आप लोग डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है ना। तो बस मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास।